हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एसन नजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हो या कोशिका झिल्ली। सबसे पहले बात करें कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है। जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर जो एक पतला और लचीला और प्रत्यास्थ जो आवरण होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली उसको बोलते हैं। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये कौन सी थी, जंतु कोशिका थी। इस जंतु कोशिका के चारों ओर जो ये आवरण था, उसको हम क्या कह रहे थे, सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे। ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर, सेल के चारों ओर क्या होता है, पतला लचीला व प्रत्यास्थ आवरण होता है। आवरण होता है कि चारों तरफ क्या करती है, आवरण के रूप में काम करती है। लेकिन आपने ये कौन सी जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, एनिमल सेल। लेकिन जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, उसमें कोशिका झिल्ली तो होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या पाई जा रही थी, कोशिका भित्ति पाई जा रही थी। कोशिका भित्ति का काम बताया था मैंने कि अतिरिक्त सुरक्षा का काम करती है। यहाँ पर बात करें हम कोशिका झिल्ली के बारे में, तो कोशिका झिल्ली की खोज की थी दो साइंटिस्ट थे, यानी कोशिका झिल्ली जो नाम है वो किसने दिया, क्रेमर और नेगेली नामक साइंटिस्ट ने। कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया, क्रेमर व नेगेलिन। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कोशिका झिल्ली शब्द दिया था। कोशिका झिल्ली होती है वो पदार्थों के लिए क्या होती है, चयनात्मक पारगम्यता के रूप में काम करती है। पदार्थों के लिए चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया, चयनात्मक पारगम्यता। यानी ये क्या होता क्या है कि चयनात्मक पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता का मतलब हो गया, चयनात्मक का मतलब होगा चुने हुए, और पारगम्यता का मतलब हो गया आवागमन, यही आर पार। ठीक है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो जो पदार्थ होते हैं जो इसके अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे, सिर्फ कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर आने देगी और कुछ चुने हुए पदार्थों को ही बाहर आने देगी। इसलिए जो कोशिका झिल्ली होती है उसको चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। चयनात्मक पारगम्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका के अंदर कुछ चुने हुए पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ चुने हुए पदार्थों को ही बाहर आने देती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्यता कहते हैं। जो पदार्थों का आवागमन होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा। अब ये विसरण विधि कौन सी होगी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसरण क्या होता है। विसरण देखो, विसरण में जब पदार्थ के कण या विलयन के जो कण होंगे जो
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। इसमें जो पदार्थ के अणु हैं, अणु किस तरफ गमन करेंगे? अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी अगर विसरण की परिभाषा की बात करें कि जब अणुओं का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण का एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर परफ्यूम की बोतल को अगर एक कमरे में खोल दिया जाता है तो उसकी खुशबू होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, या अगरबत्ती को एक जगह अगर लगाया जाता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ये किस कारण होता है? विसरण के कारण होता है। तो यहाँ पर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? चयनात्मक पारगम्यता कर रही है। जो पदार्थों का आवागमन है वो विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि में किसी प्रकार की ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर विसरण विधि में कि जब कोशिका में उपापचयन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या हो जाती है? CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यहाँ पर रक्त वाहिनियों द्वारा क्या लाया जाता है? ऑक्सीजन को लाया जाता है। और किसको ले जाया जाता है वापस? CO2 को ले जाया जाता है। कैसे ले जाया जाता है? कि यहाँ पर जैसे ही उपापचयन की प्रक्रिया होती है तो CO2 की मात्रा क्या होती है? लगातार बढ़ती रहती है। और इधर रक्त वाहिनियों में CO2 की मात्रा क्या रहती है? कम। और यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उपापचयन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, रक्त वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो रही है, इसलिए ये क्या होगी? रक्त में घुलकर बाहर निकल जाएगी। दूसरी ओर यहाँ पर बात करें कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आ रही है और कोशिका के अंदर क्या है? कम है, इसलिए ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ जाएगी। यानी ये किस वजह से हुआ है? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि द्वारा कैसे? जब उपापचयन की प्रक्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और रक्त वाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। इस वजह से रक्त वाहिनियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, यानी बाह्य वातावरण में इसकी मात्रा क्या हो रही है? कम, लेकिन कोशिका के अंदर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, यदि हम कोशिका को किसी विलयन में रखते हैं, यानी शर्करा या नमक में किसी विलयन में रखेंगे, तो इसके लिए 3 घटनाएं हो सकती हैं। कोई भी 3 घटना हो सकती हैं। इसके लिए देखो, सेल को किसी विलयन, विलयन का मतलब हो गया या तो शक्कर के विलयन में रख दें, शर्करा हो गया, या नमक, कुछ भी हो, किसी विलयन में रखते हैं। सेल को किसी विलयन में रखने पर निम्न 3 घटना हो सकती है। कोई सी भी 3 घटनाएं होंगी। सबसे पहले देखो, यदि हम कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, इसमें अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं, या आप बोल सकते हो अल्प परासरण दाब विलयन। क्या बोल सकते हो इसको? अल्प परासरण दाब विलयन। अब अल्प पराशरी विलयन क्या होता है कि जब सेल की बात की जाए, कोशिका की बात की जाएगी और बाह्य विलयन हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे कि तनु विलयन लेंगे, हम तनु विलयन लेंगे। यानी तनु विलयन से हो गया कि कोशिका के अंदर जो पदार्थों की सांद्रता है वो क्या होगी? अधिक होगी। पदार्थों की
सांद्रता क्या है, अधिक है। कंपैरिजन किसके कर रहे हैं, बाह्य जो विलयन ले रखा है हमने, मान लो शर्करा का लिया या नमक का लिया, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही तनु विलयन में हम रख रहे हैं तो इसमें पदार्थ अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे, क्योंकि चयनात्मक पारगम्यता के रूप में काम कर रही है कोशिका झिल्ली। लेकिन यहाँ पर तनु विलयन होने की वजह से अंदर तो पदार्थ तो क्या करेंगे, ज़्यादा जाएंगे और बाहर कम निकलेंगे। इस वजह से कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। रखते हैं अल्पराश्रय विलयन में, रखते हैं अल्पराश्रय विलयन। समझ गए कि जब कोशिका और विलयन में कोशिका की पदार्थों की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, बाह्य विलयन की अपेक्षा। वो कौन सा विलयन होगा, अल्पराश्रय विलयन होगा। रखते हैं तनु विलयन में, तनु विलयन से पदार्थों का, तनु विलयन में लिख देते हैं, में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, लेकिन तनु विलयन होने के कारण जो कोशिका के अंदर पदार्थ हैं वो अधिक जाएंगे। कारण सेल के अंदर पदार्थ ज़्यादा गमन करते हैं, जिससे अब पदार्थ अगर कोशिका के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे कोशिका की साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे सेल साइज बढ़ जाती है, जिससे कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम, कि हम किशमिश को अगर दूध के अंदर डालते हैं तो किशमिश के अंदर क्या भरा होता है, गाढ़ा विलयन होता है, यानी पदार्थों की सांद्रता किशमिश के अंदर क्या है, ज़्यादा है। और किस में डाल रहे हैं, दूध में, तो दूध में क्या होती है, तनु विलयन के रूप में काम कर रहा है। तनु विलयन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा है, तो उसकी जो किशमिश होगी तो इसमें क्या करेगा, जल अंदर प्रवेश करेगा, और अंदर प्रवेश करने के कारण क्या हो जाएगी, किशमिश फूल जाती है। ठीक है, जल के अंदर भी डाल सकते हैं, जल के अंदर या दूध के अंदर किशमिश को डालने पर फूलना। एग्जाम्पल हो गया, जल या दूध के अंदर किशमिश को डालने पर फूलना। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो तीन घटनाओं में से एक घटना होगी जब क्या हो गया, कोशिका को अल्पराश्रय विलयन में रख रहे हैं। अल्पराश्रय विलयन का मतलब हो गया कोशिका के अंदर पदार्थों की सांद्रता अधिक है तो पदार्थों का आवागमन होगा, लेकिन कोशिका के अंदर ज़्यादा पदार्थ गमन करेंगे, जिससे साइज बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर किशमिश का फूलना। दूसरी घटना देखें हम, यदि हम कोशिका को किस में रखेंगे, समप्राश्रय विलयन में रखेंगे। दूसरी घटना देखें हम किस में रख रहे हैं, समप्राश्रय विलयन में। सेल को समप्रासरणी विलयन में रखते हैं। संप्रासरणी विलयन में अगर रख रहे हैं, संप्रासरण का मतलब हो गया जिसकी प्रासरणता क्या होगी, समान होगी। प्रासरणता किसकी समान होगी,
हम ये विलेन ले रहे हैं और इसके अंदर जो कोशिका ले रहे हैं, दोनों की जो सांद्रता होगी पदार्थों में वो क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर हो। वो कौन सा विलयन होता है, समप्रासरी विलयन होता है। अब इसमें भी क्या करेगा, चयनात्मक पारगम्यता, तो ही पदार्थ अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि समप्रासरी विलयन है, इसलिए जितने पदार्थ अंदर जाएंगे उतने ही बाहर आएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, कोशिका की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों तरफ पदार्थों का गमन समान रूप से होता है, जिससे कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, समप्रासरी विलयन समझ गए, जिसमें कोशिका की और बाह्य विलयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसे समप्रासरी विलयन करेंगे। इससे पदार्थों का आवागमन क्या होगा, समान रूप से होगा दोनों, और जितने पदार्थ अंदर जा रहे उतने ही बाहर जाएंगे, और इससे सेल साइज में कोई चेंज नहीं होगा। दो घटनाएं होगी, दोनों में से हो सकती है, और एक लास्ट पढ़ते हैं हम, कौन सी घटना हो सकती है। तो सेल को किस किस साइज में रख लिया, कौन से विलयन में, अल्परासरी विलयन में रख लिया, समप्रासरी विलयन में रखेंगे, अब अतिप्रासरी विलयन में रखेंगे। थर्ड घटना कौन सी होगी, सेल को अति परासरणी विलयन में रखते हैं। अब अतिपरासरी विलयन क्या होगा कि सेल को लेंगे और विलयन की लेंगे। यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, और कोशिका के अंदर की जो पदार्थों की सांद्रता होगी वो कम होगी। वो कौन सा विलयन कहलाता है, अतिपरासरी विलयन। यानी प्रासरण क्या हो रहा है, इससे ये घटना होगी कि पदार्थों का आवागमन तो होगा ही, लेकिन कोशिका के अंदर से पदार्थों का आवागमन ज़्यादा होगा, यानी अंदर से बाहर ज़्यादा निकलेंगे और अंदर कम जाएंगे। इससे सेल साइज में क्या होगा, परिवर्तन, इसलिए सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी कोशिका आकार कम हो जाएगा। यानी सेल को जब अतिपरासरी विलयन में रख रहे हैं तो कोशिका के अंदर से, कोशिका के अंदर से क्या करेंगे, कोशिका के अंदर से पदार्थ अधिक बाहर निकलेंगे तथा कोशिका के अंदर से पदार्थ अधिक बाहर निकलेंगे तथा अंदर कम गमन करेंगे, जिससे कोशिका आकार कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर अंगूर को किस में रखें, शर्करा के सॉल्यूशन में रखते हैं तो अंगूर क्या हो जाता है, पिचक जाता है। या किशमिश को वापस नमक के सॉल्यूशन में रखेंगे तो किशमिश क्या होगी, पिचक जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखें, शर्करा के विलयन में
अंगूर को रखने पर चिपक जाता है, यानी इसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो ये तो 3 घटनाएं होगी, इन तीनों घटनाओं में से कोई सी भी घटना हो सकती है कि ये डिपेंड करेगा कि जो विलयन है सॉल्यूशन है वो कैसा है। तो नोट करो इसको एक बार। ठीक है, अब देखो तीनों घटनाएं होगी, इसके बाद में हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली का संगठन कैसा होता है, फिर इसके कार्य देखते हैं, फिर इसी के साथ अपना टॉपिक ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रासायनिक संगठन की बात करें, रासायनिक संगठन, जो कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन होता है उसमें क्या क्या पाई जाती है, प्रोटीन भी होती है, फास्फोलिपिड भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितनी होती है, 60 to 70%, 60 to 70% क्या होती है, प्रोटीन होती है, और 30 से 40% क्या होती है, फास्फोलिपिड होती है, और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 1 से 5% होती है। यानी सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, रासायनिक संगठन का मतलब हो गया इसमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, प्रोटीन होगी 60 से 70%, फास्फोलिपिड होगी यानी वसा होगी 30 से 40% होगी, कार्बोहाइड्रेट हो गया वो 1 से 5% होती है। अब देखो इसके कार्य, इसके कोशिका झिल्ली के या प्लाज्मा झिल्ली के कार्य में एक तो अभी पढ़ा है हमने, चयनात्मक पारगम्यता के रूप में कार्य करती है। क्या करती है, चयनात्मक पारगम्यता के रूप में, यानी कुछ चुने हुए पदार्थों का ही अवगमन करती है। दूसरा कार्य देखें कि प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाने के कारण क्या करती है, ये कोशिका से कोशिका की पहचान करती है। किसके कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण कोशिका से कोशिका की पहचान करती है। कोशिका से कोशिका की पहचान कैसे, कि जब ऑर्गन ट्रांसफर किया जाता है यानी अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को दूसरा अंग चढ़ाया जाता है, जैसे आइज दूसरी आंख चढ़ाई जाती है, या किडनी चढ़ाई जाती है, या हार्ट चढ़ाया जाता है। ये कब मैच होगा, जब उनकी कोशिकाएं क्या होगी, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। और ये एक दूसरे को एक्सेप्ट कब करेंगी, जब उनमें कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगा। परिवहन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करेगा। परिवहन के रूप में मैंने बताया था कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब का परिवहन कौन सी विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा ये करता है, विसरण विधि द्वारा बताया था। अब परिवहन भी वैसे 2 प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय, ये आपके है नहीं इसलिए रहने दो। और ये इसके क्या हो गए, 3 कार्य हो गए। इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कोशिका झिल्ली को कंप्लीट पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।